मैं बेसिकली एक और खबर आई है स्टॉक मार्केट के हवाले से। अगर देखा जाए तो भारत दुनिया की पहली कंट्री बन गया है जिसने इस टाइम चाइना को भी और यूएसए को भी उसके अंदर बीट कर दिया है। स्टॉक मार्केट की कितनी इम्पोर्टेंस है और कितना मतलब जो है ये बेनिफिट होगा भारत को चाइना और यूएसए को पीछे छोड़ने में? स्टॉक मार्केट होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से किस चीज़ में पीछे छोड़ दिया मैं नहीं जानता। मेरे ख्याल से रेट ऑफ रिटर्न ही हो सकता है कि अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो तो कितना पैसा बना रहे हो, और तो कोई ऐसा वो बनता नहीं है एनालिसिस, बिकॉज इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट कुछ कंसेप्ट है नहीं। सारे स्टॉक मार्केट्स बेसिकली डोमेस्टिक होते हैं। तो स्टॉक मार्केट होता है जब आपकी जो कंपनी है या जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको उसके जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं उसको आप ट्रेड करते हो। तो वो ट्रेड करते हो तो लोग उसके थ्रू क्या होता है कि मार्केट का पैसा, लोगों का पैसा मार्केट में आ जाता है फॉर अ बिजनेस एंड नॉट एज अ डेट, मोस्टली एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, आपको 100 करोड़ की जरूरत है लेकिन आपकी जेब में 10 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ का बिजनेस आप नहीं कर सकते। अब दो तरीका है आपके पास 90 करोड़ रुपए की डेफिसिट को पूरा करने का। नंबर वन कि आप जाके बैंक से लोन ले लें। अब अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे 90 करोड़ का, तो बैंक कहेगा 180 करोड़ की प्रॉपर्टी रखो पहले, तब तो हम जाके लोन दें, क्योंकि तुम कल को नहीं दे पाए तो हम क्या करेंगे, कोलैटरल जिसको कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप जाकर के लोगों को कन्विंस करें यार कि मेरे बिजनेस में दम है, पैसा लगाओ। और तुम पैसा लगाओ तो चूंकि मैं 10 करोड़ डाल रहा हूँ, बाकी के 90 करोड़ का जो भी जितना जैसा लाएगा उसका उतना हिस्सा हो जाएगा। इसको कहते हैं इसको कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो आप जब आप बिजनेस कर रहे हो तो मार्केट से पैसा उठाते हो, तो इसका ये मतलब है कि जैसे मेरे पास मान लीजिए मैं साल का 10 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए गवर्नमेंट कहती है कि इन्वेस्ट करोगे तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं ताकि लोगों को पैसा मिले। आप जैसे बिजनेसमैन जो करना चाहते हैं बिजनेस, मैं जाके भाई पूछूंगा भाई कौन बिजनेस करना चाहता है, किसका मार्केट में स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेड कर रहा है, वो शेयर मैं खरीद लूं ताकि उसको वो पैसा मिले और वो अपने बिजनेस को और दुगना चौगुना बनाए। अगर वो पैसा डूब गया तो मेरा उस पर कोई क्लेम नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया था इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। तो मैं भी डूबा, वो भी डूबा। लेकिन अगर वो फ्लरिश कर गया तो वो उसका वो बिजनेस कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं करना है ना, मुझे पता है वो किस चीज में बिजनेस कर रहा है, मुझे उसका प्रॉफिट अपने आप मिलता रहेगा। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है इंडिया में कंपैरेटिव टू अदर स्टॉक एक्सचेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर ये एनालिसिस है, बिकॉज मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, तो वो इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के लोगों को ये पता है इंडिया में इस समय जो है ना एक बॉयंसी है। लोगों को कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस इंटरप्राइज पे, अपने बिजनेसेस पे, इंडियन बिजनेस पे। लोग पैसा लगा रहे हैं इन शेयर मार्केट में जाके पैसा लगा रहे हैं। अगर नहीं लगाएंगे शेयर मार्केट का पैसा तो बैंक में रख देंगे या अपने घरों में दबा के बैठ जाएंगे, वो पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि पैसे को आप जो है ना, जब आप जो आपके हाथ में करेंसी होती है उसको आप या तो खर्च मान सकते हो, ये 100 रुपए वो आपका खर्च है, कहीं जाके पिक्चर देख लो, उधार दे दो, जो कर दो, वो खर्च है। या वो 100 रुपए आपका जो है वो कैपिटल बन सकता है कि आपने आपके अंदर ये एबिलिटी कि आज तो ये 100 है लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि ये टाइम में अगर मैं इसको सही से इन्वेस्ट करूंगा तो ये 100 रुपए 10 साल में 1 लाख बन जाएगा। तो ये आपका कैपिटल बन जाता है, बिकॉज कि आप पैसे को नहीं, फिर टाइम को और उसकी वैल्यू की पॉसिबिलिटी को देखते हो। सो पैसे की वैल्यू वो 100 आपने 100 लगाया, लेकिन चूंकि वो टाइम और जो आपने उसको इन्वेस्ट किया उन दोनों में मल्टीप्लाई करके वो 1 लाख 10 लाख 1,000 जो भी बनना है वो बन गया। सो वो इन्वेस्टमेंट होता है। वो पैसा आप बैंक में रखोगे तो आपको लिमिटेड आएगा, लेकिन आप थोड़ा रिस्क लोगे स्टॉक मार्केट में तो आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आता है। तो अगर ये है तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, दैट पीपल हैव फेथ इन द मार्केट। पीपल हैव जो लिक्विड है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड है या जो मनी है जिसको आप कहते हैं कैपिटल, सॉरी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ज्यादा है, बिजनेस करने का लोगों के पास अवसर ज्यादा है और वो बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है। क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट में देखिए ऐसा है ना, सारी कंपनियां लिस्टेड नहीं होती। सिक्योरिटी का मार्केट में लिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है, बड़ी आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ठीक है, वो जो मार्केट में कंपनियां लिस्टेड है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इसका यही मतलब है। बिजनेसेस अच्छा ग्रो कर रहे हैं, पब्लिक का ट्रस्ट है, लोग पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में। लोग पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, तो बैंक से लोन लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी, गवर्नमेंट को खर्चा कम करना पड़ेगा। जैसे आप मतलब मार्केट में जब चाइना आप और अमेरिका को जो बीट की है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रुझान सारा भारत की तरफ आ जाएगा।
तो वो भारत के लोकल है ना। देखिए आपका अपनी करेंसी, आपका कैपिटल मार्केट पे आप ही इन्वेस्ट कर सकते हो, बाहर वाला नहीं कर सकता। जीडीआर होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का ट्रांजैक्शन हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी जो होता है ना, सिक्योरिटी जो डेफिनेशन को आप कैपिटल मार्केट कहते हैं, सिक्योरिटीज का मतलब है एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रेडेबल, जो कि पास ऑन की जा सकती है। ये मनी नहीं होती है, ये एक तरीके का प्रॉपर्टी है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये प्रॉपर्टी। बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आपके जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज बिजनेस नहीं ट्रेड करेंगे। कोई चाइनीज, अगर कोई कराची की कंपनी ने, अगर कराची की कंपनी ने, पाकिस्तान की कंपनी ने चाइना में कोई बिजनेस खोला हुआ है, वो फायदेमंद है और वो चाहती है कि पाकिस्तान के लोग पैसा लगाए, तो वो हो सकता है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज से बोले कि यार लोगों को अलाउ कीजिए कि वो हमारी उस वाले कंपनी में पैसा लगाए, तो उनको जीडीआर कहते हैं। मगर नॉर्मली वो बाहर की कंपनियां या बाहर का पैसा ट्रेड नहीं करता। बाहर का पैसा जब आपके यहाँ आ गया, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका लोकल हो गया। फिर उसमें फिर आप उसको, वो पैसा जो उसको रेबिट करने का, यानी बाहर ले जाने का फिर एक नॉर्म होता है। आप वो पैसा ऐसे नहीं ले जा सकते फिर बाहर। तो बिजनेस जब आपके कंट्री में आकर ट्रेड होता है, वो आपका अपना बिजनेस होता है, फॉरेन बिजनेस ट्रेड नहीं कर सकते आप। कोई मतलब कंपनी हम अगर ये कह पाकिस्तान, सकते हैं कि भारत में अपने रहने वाले जो शहरी हैं, अब वो मजीद इंटरेस्ट लेंगे बिजनेस यस, मॉड्यूल के कॉन्फिडेंस आ ऊपर। रहा है, मतलब वो एक ये बैंकों में होता है कि पैसा बैंक में रख लें आप, वहां से इंटरेस्ट वगैरह लें, लेकिन लोगों का अक्सर रुझान ये होता है कि अब बैंक में ज्यादा इतना बेनिफिट नहीं है, अब इसी करेक्ट, पैसे को अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेक्ट, करूँ तो वो मतलब मुझे ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो जब करेक्ट। ये चाइना और अमेरिका को जो बीट करके नंबर 1 पे इस टाइम आया है, जी जी जी, बोले हाँ, बोले। तो उसमें ये कि जो रहने वाले शहरी हैं भारत के, वो अब ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे बिजनेस मॉड्यूल के अंदर, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में। करेक्ट, इसका ये मतलब हुआ, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये है कि जिन्होंने पैसे लगाए हैं, अगर वो चाइना के मार्केट में लगाए तो 100 रुपए पे 10 रुपए मिला उनको, 110 रुपए कमाए। अमेरिका के मार्केट में लगाए 100 में 11 रुपए मिला, तो 111 रुपए मिला। इंडिया के मार्केट में लगाए तो 100 में 12 रुपए मिला, तो 112। तो बीट करके इंडिया में बिजनेस का जो एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न है, बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा, मतलब उनसे ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? तो दैट्स व्हाट इट इज। सर ये भी तो मुमकिन है कि कोई फॉरेनर जो है वो मतलब रेमिटेंस भेजे और इंडिया का अपना शहरी उसके पैसों के ऊपर स्टॉक मार्केट में खेले। नहीं, अगर आप रेमिटेंस भेज दिए तो वो फॉरेनर का इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। वो आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा कि जब आप कंपनी में शेयर होल्डर खरीदते हो, तो फिर आपका, अब वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सिक्योरिटी खरीदी है। नॉर्मली अगर हम एक सिंपल सिक्योरिटी इक्विटी की बात कर लें, अगर आप इक्विटी खरीद लेते हो तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। फिर वोटिंग राइट्स मिलते हैं तो फिर वो आपका उसमें क्लेम बन जाता है प्रॉफिट में और दूसरी चीजों में। तो अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इंडिया में आकर के, तो आप बिल्कुल आसान, रेमिटेंस की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के थ्रू आने के लिए। अगर वहां पे जैसे अलग अलग सेक्टर में, मान लीजिए किसी सेक्टर में 30% अलाउड है, किसी सेक्टर में 50% अलाउड है, किसी सेक्टर में 100% अलाउड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा। आप इंडियन इक्विटी खरीद सकते हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो खरीदते हैं इक्विटीज और उसके बाद वो पैसे बनाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो जब इंडिया के मार्केट में, बिजनेस तो इंडिया का ही होगा ना, तो फिर उन्होंने अगर इक्विटी खरीदी है वो मार्केट से, तो वो उनको हक है उसका, वो ट्रेड करने का, वो कर सर सकते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें डायरेक्ट भी बड़ी कर सकते बारीकी नहीं समझ आ रही होती, कि उन्हें बस इतनी खबर का पता है कि स्टॉक मार्केट में चाइना और अमेरिका को बीट करके नंबर 1 पे भारत आ गया है, लेकिन इसके क्या पीछे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या कितना भारत को बेनिफिट होगा, उन्हें डिटेल में इतना बारीकी जो है वो नहीं समझ आ रही होती। तो इन शॉर्ट अगर हम ये पूछें कि कितना इकोनॉमी वाइज जो है भारत को बेनिफिट होने जा रहा है, जिस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है जापान जैसी कंट्री को बीट करके 3rd 4th नंबर के ऊपर आया, और बाकी तमाम चीज़ों के अंदर इस तरह बीट कर रहा है, स्पाइस प्रोडक्शन में नंबर 1 जो है वो इस टाइम भारत जा रहा है। तो अब ये स्टॉक की जो न्यूज़ आ रही है, कितना भारत को बेनिफिट देगी ये खबर? हैं। भारत को बेनिफिट का मतलब है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जी इनकरेज जी, होंगे। कोई मतलब इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसका, मतलब भारत की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा ना। ये जो, देखिए जब आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास बिजनेस का आइडिया, पैसा नहीं है, तो अगर मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास यार 1 लाख रुपए पचा, मैं रिस्क लेने को तैयार, तुम करो बिजनेस, मुझे नहीं पता बिजनेस क्या है, मेरे पास तो टीचिंग और रिसर्च का काम है, तो मैं क्या करूंगा, तुम करो, मैं देने को तैयार हूँ पैसा। तो उसने मेरा पैसा लिया और बिजनेस शुरू कर दिया, और मेरी उसकी एग्रीमेंट, तो मैंने सिक्योरिटी ले लिया उससे, मतलब इक्विटी खरीद ली, उसको सिक्योरिटीज कहते हैं।
वो इक्विटी खरीद ली, मेरा उसमें फिक्स है कि अगर प्रॉफिट होगा तो उतना परसेंट आ जाएगा मुझे, नहीं होगा तो डूब जाएगा पैसा। तो अगर मार्केट में पैसे में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग अपने घरों में पैसा नहीं रखेंगे, बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, वो मार्केट में जाके लगाएंगे, उनको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। उससे दोनों तरीके का। देखिए इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो आपका ब्रेन है, इकोनॉमी स्टेट नहीं करता, याद रखिएगा। इकोनॉमी का काम स्टेट से नहीं होता है, वो बिजनेसमैन करते हैं, छोटे छोटे लोग करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होती है। एमएसएमई जो होता है ना, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का जो बैकबोन होता है उसको एमएसएमई कहते हैं, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। समझ गए? तो ये मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस जो होते हैं, जैसे किसी ने अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी खोली, उसमें 10 एम्प्लॉइज हैं, किसी ने अपनी परचून की दुकान खोली, उसमें 4 करने वाले, किसी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला हुआ है, वो कोई कल पुर्जे बना रहा है, उसमें 50 लोग को एम्प्लॉय किया हुआ है, 10 लोग को एम्प्लॉय किया हुआ है, किसी ने चाट की दुकान खोली हुई है, 10 2 3 4 लोगों को प्लेट धोने के लिए, ये करने के लिए किया हुआ। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आपने बैट बनाने की एक मशीन खोली हुई है, आपके यहाँ पे वो जो स्पोर्ट्स वाला जो पूरा का पूरा सेक्टर है, वो सिटी का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो पाकिस्तान में है, 100 से नाम है, सिकंदराबाद या क्या से करके, तो जहाँ पे वो अभी श्रीलंकन को जला के मार दिया था बेचारे, वो क्या नाम था उस सिटी का, वो आपकी स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा वो होता है वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सॉरी। तो अब जैसे मान लीजिए अब आपने एक यूनिट डाली है क्रिकेट का ग्लव्स बनाने का, तो अब आपके पास मान लीजिए 5 करोड़ का वो है, क्या नाम है, इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, तो अब आपको ग्लव्स बनाने, आपने 20 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया कि लो भैया सिलो तुम, यहाँ पे इतना काम मशीन से हो जाएगा, इतना काम में मुझे मैनुअल हो। ये लोग जॉब क्रिएट करते हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठ जो होते हैं वो बहुत कम जॉब क्रिएट करते हैं, मतलब वो भी क्रिएट करते हैं, सभी के वो नहीं करते, मगर उनका कंट्रीब्यूशन 10%, क्योंकि उनका इतना बड़ा होता है तो वो ज्यादा चंक में लोगों को करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ है, 50 करोड़ महिलाएं हो गए, मान लीजिए वो काम नहीं करती है, 12 करोड़ बच्चे, 12 करोड़ में से 5 करोड़ मान लीजिए बच्चे हो गए जो कि पढ़ रहे हैं, वो काम नहीं कर सकते, तो आपके पास बचे 7 करोड़। तो वो 7 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट अगर आपको देना है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लायक है, उन 7 करोड़ में मान लीजिए 3 करोड़ वृद्ध हैं जो 60 से ऊपर के नहीं काम कर सकते, तो बचे आपके पास 4 करोड़। उन 4 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां में मान लीजिए डिफेंस फोर्सेज हो गई, रेलवे हो गया, कुछ प्राइवेट कंपनी हो गई, वो सब मिलकर के मान लीजिए 50 लाख लोगों को नौकरी देगी। बाकी के 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी कौन देगा? वो आपका एमएसएमई देगा। एमएसएमई तभी डेवलप होता है जब वो जो स्मॉल सेक्टर जो है वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो और लोग उसके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हो। तो स्टॉक मार्केट फैसिलिटेट कर सकता है एमएसएमईज को। अब आपका ये डेफिनेशन हो सकता है कि भाई आप एमएसएमई में मिडिल किसको कह रहे हैं, स्मॉल किसको कह रहे हैं, कितने लाख तक का या करोड़ तक का टर्नओवर होगा, वो स्मॉल होगा या मीडियम होगा। तो जैसे हमारे यहाँ 100 करोड़ है या 50 करोड़ है, उसमें आप स्मॉल कह देंगे, 50 500 करोड़ 1000 करोड़ तक का मीडियम हो जाएगा। तो उसमें अब ये है कि वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना। तो जब वो मीडियम सेक्टर, इनको आप पैसा अवेलेबल कराएं, मार्केट में लिक्विडिटी अगर होगी ना, पैसा अवेलेबल है, बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो बनाता है, जैसे ये है ना, ये एक गत्ते में आता है, एक कवर में आता है, टूथपेस्ट खरीदते हैं आप ना, वो एक गत्ते में आता है, तो वो उस गत्ते को बनाता है, प्रिंट करता है और वो दुनिया वो सबको सप्लाई करता है। तो वो मार्केट से पैसा उठाता है। उसको बड़ा अगर ऑर्डर लेना होता है, अपना साइज बढ़ाना है, तो मार्केट से बैठा, बैंक से लेगा तो उसको तो इतना परसेंट लोन देना पड़ेगा। लेकिन वो मार्केट से अगर अपनी कंपनी को ट्रेड, उसने कैपिटल मारे स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करा दिया, कैपिटल मार्केट में, वो मार्केट से अपनी पैसा उठा लेगा। उसके बाद वो प्रॉफिट में शेयरिंग देगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई शेयरिंग नहीं, जिसको आप डिविडेंड कहते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला, और यकीन करें जितना बारीकी में जाके आप समझाते हैं टॉपिक को, मतलब एक आम बच्चा भी जिसका इतना नॉलेज नहीं है वो भी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा आज की प्रोग्राम, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और मज़ीद किन किन टॉपिक्स पे आप सर को सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सर बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह निगहबान।